जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल लर्न विद SKP में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भूगोल में जो जलमंडल है उसके बारे में पढ़ेंगे, ल्यूसेंट बुक का। दोस्तों देखते हैं दोस्तों। जलमंडल संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का जल महासागरों में है जो खारा है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। कितना? ये टोटल का 2.5% भाग स्वच्छ और मीठा जल है दोस्तों, बाकी सब खारा है। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। नंबर 1, तापमान एवं लवणता। कौन कौन 2 गुण हैं महत्वपूर्ण? तापमान और लवणता। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो। जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, उसे क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं दोस्तों। महासागर कहलाता है ओशियन। और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। समुद्र के बारे में देखते हैं। जलमंडल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो, समुद्र कहलाता है। कैसा? जलमंडल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो, 3 और एक तरफ महासागर से मिला हो, वह समुद्र कहलाता है दोस्तों। खाड़ी गल्फ समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। किसमें? जो समुद्र का जो भाग स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाता है उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। बे इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है। किसका? बे का जो 2 किनारा होता है, 2 किनारे वो स्थल से 2 किनारे घिरे होते हैं और एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। कितना सामान्यतः कितना रहता है जल का तापमान? 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है सामान्यतः। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। किसमें? आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। कितनी? समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35 प्रति हजार होती है दोस्तों, 35 प्रति हजार। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा आइसोएलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? समलवण रेखा या आइसोएलाइन कहते हैं दोस्तों। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। कितने? जो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है दोस्तों। तुर्की की बोन झील की लवणता सबसे अधिक किसकी दोस्तों? ये तुर्की की जो बोन झील है इसकी लवणता सबसे अधिक 330% है। बोन झील की लवणता कितनी है?
विश्व में सबसे अधिक है 330% इसकी लवणता। गाई 8 गाई 8 गाई 8 सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाई-ऑट कहते हैं। किनको गाई-ऑट किसे कहते हैं? जो सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत होते हैं उसे गाई-ऑट कहते हैं। प्रशांत महासागर गुआम द्वीप के समीप स्थित मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है, यानी कि 11,033 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। मारियाना गर्त को और क्या कहते हैं? चैलेंजर गर्त भी कहते हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण ये गर्त दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। गर्त, गहराई और स्थिति उनकी। तो ये मैरियाना गर्त है 11,033 मीटर गहरा है, प्रशांत महासागर में पड़ता है दोस्तों। ये किसमें? प्रशांत महासागर में पड़ता है मारियाना गर्त। और ये टोंगा गर्त है 9,000 मीटर गहरा है, ये प्रशांत महासागर में पड़ता है दोस्तों। और ये मिंडनाओ गर्त है, कौन सा? मिंडनाओ 10,500 मीटर गहरा पड़ता है और प्रशांत महासागर में है ये। और प्यूर्टो रिको गर्त है ये 8,392 मीटर गहरा है और ये अटलांटिक महासागर पश्चिमी द्वीप समूह में पड़ता है दोस्तों। और ये रोमसे द्वीप है, कौन? रोमसे गर्त 7,254 मीटर गहरा है और ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में पड़ता है। किसमें पड़ता है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में रोमसे द्वीप पड़ता है दोस्तों। और ये सुंडा द्वीप है, सुंडा गर्त है ये। सुंडा 8,152 मीटर गहरा है और ये पूर्वी हिंद महासागर में पड़ता है। किसमें? पूर्वी हिंद महासागर में पड़ता है, जावा द्वीप में ही पड़ता है दोस्तों। सोल क्या होता है देखते हैं। जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है। किसकी जल की गहराई छिछली होती है? सोल कहलाता है। यह प्रवाल से बना नहीं होता है। क्या? जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है, सोल कहलाता है। यह प्रवाल से बना नहीं होता है दोस्तों। किससे? प्रवाल से बना नहीं होता है। ग्रेट बैरियर रीफ, यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में है। कहाँ है यह? प्रशांत महासागर में है दोस्तों ये ग्रेट बैरियर रीफ। और जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये दोस्तों। प्रशांत महासागर क्या दोस्तों? प्रशांत महासागर यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल कितना? 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। ये प्रशांत महासागर का कितना है? 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर का दोस्तों। और इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसका जितना संपूर्ण स्थल है दोस्तों, उसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल अधिक है प्रशांत महासागर का दोस्तों। इसके शीर्ष बेरिंग जल डमरू मध्य पर तथा आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। इसके शीर्ष कहाँ है? इसके शीर्ष बेरिंग जल डमरू मध्य पर तथा आधार इसका अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। पूर्व में क्या है दोस्तों? उत्तरी एवं पश्चिम में एशिया हो गया और पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है।
प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। किसकी? प्रवाल भित्तियाँ किसकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों? ये प्रशांत महासागर की। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर में कितने? 2000 से भी अधिक द्वीप हैं दोस्तों। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। कहाँ? जो तटवर्ती सागर है ये अधिकांश वो पश्चिमी भाग में है दोस्तों। इनमें बेरिंग सागर, इनमें कौन कौन से? बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन दोस्तों? बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर महत्वपूर्ण हैं। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। पूर्व की ओर कौन? केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रसिद्ध है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7300 मीटर है। बेसिन की औसत गहराई कितनी है दोस्तों? इसके बेसिन की औसत गहराई 7300 मीटर है इसकी। अटलांटिक महासागर, अब क्या आ गया? अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है। यह अटलांटिक महासागर संपूर्ण संसार का छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती है। किस आकार से? एस आकार से। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यूपीएससी में कि किस महासागर की आकृति एस आकार की है? ये किसकी है दोस्तों? अटलांटिक महासागर की है ये। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूर्व इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका, इसके पश्चिम में कौन कौन दोस्तों? दोनों दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका है दोस्तों। तथा पूर्व में क्या पड़ता है? यूरोप पड़ता है। इसके पूर्व में यूरोप और अफ्रीका, और दक्षिण में अंटार्कटिका पड़ता है। उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी। उत्तर में क्या है? ग्रीनलैंड है, इसके हडसन की खाड़ी है, बाल्टिक सागर है और उत्तरी सागर है और मग्न तट पर स्थित है। किस पर स्थित है दोस्तों? मग्न तट पर स्थित है दोस्तों ये। मग्न तट पर स्थित है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रेंज है। क्या है दोस्तों? इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रेंज है। यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप, बोवेट द्वीप, बोवेट आइसलैंड तक लगभग 14,000 किलोमीटर तक लंबा है तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। यह एक जलमग्न कटक है। कैसा दोस्तों? जलमग्न कटक है। तो भी इसकी अनेक चोटियाँ जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर गई हैं। अजोर्स का पाइको द्वीप, आइसलैंड, पाइको आइसलैंड किसका? अजोर्स का पाइको आइसलैंड तथा केप वर्दे द्वीप, केप वर्दे आइसलैंड इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अजोर्स का पाइको द्वीप और केप वर्दे द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल, भूमध्य रेखा के निकट कौन सी है? सेंट पॉल नामक द्वीप समूह है। सेंट पॉल नामक द्वीप समूह। दक्षिण अटलांटिक महासागर में बरमूडा प्रवाल द्वीप एवं असेंशन और त्रिस्टा दी कहना और सेंट हेलेना, गुआ तथा बोवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप हैं।
यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है। कितनी डिग्री? 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहाँ इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट रोमांस द्वीप इसे 2 भागों में बांटता है। किसके निकट? भूमध्य रेखा के निकट। उत्तरी भाग कौन सा? डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर। ये अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर तथा कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण सागर हैं। कौन कौन से दोस्तों? उत्तरी बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर तथा कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण सागर हैं। ये अटलांटिक महासागर के तट से इनकी सीमा मिलती है दोस्तों। अब हिंद महासागर के बारे में देखते हैं। हिंद महासागर, इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। किसके? हिंद महासागर के उत्तर में क्या है? एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। यह एक अर्ध महासागर है। हिंद महासागर कैसा? अर्ध महासागर है एक दोस्तों हिंद महासागर। इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। किससे? एक तरफ प्रशांत महासागर से और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। कर्क रेखा कैसी सीमा? उत्तरी सीमा है। इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं दोस्तों। ये लक्षद्वीप और मालदीव कैसे द्वीप? प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। मॉरिशस और रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। कौन कौन? मॉरिशस और रियूनियन द्वीप जो हैं ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। कौन है सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों इस महासागर का? मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप, मेडागास्कर के पूर्व में कौन सा है? मॉरिशस द्वीप है। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर 2 ही हैं। कौन कौन से? वे लाल सागर और फारस की खाड़ी है दोस्तों। तटवर्ती सागर लाल सागर और फारस की खाड़ी। अरब तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जाती है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही हैं। डियोगो गार्सिया द्वीप भी इसी महासागर में है। कौन सा द्वीप? डियोगो गार्सिया द्वीप भी हिंद महासागर में पड़ता है दोस्तों। महासागरी जलधाराएं, महासागरी जलधाराओं के बारे में देखते हैं। महासागरी जलधाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरी जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरी जलधारा कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा के बारे में देखते हैं। निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जल धाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं।
ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। कहाँ से? भूमध्य रेखा से दोस्तों गर्म जलधारा किधर चलती है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है दोस्तों। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं। गर्म जलधाराएं। ठंडी जलधारा के बारे में देखते हैं दोस्तों। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। ठंडी जलधारा किधर चलती हैं? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। इनके जल के तापमान रास्ते आने वाले जल के तापमान से कम होता है। इनके जल के तापमान रास्ते आने वाले जल के तापमान से कम होता है दोस्तों, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ तापमान घटा देती हैं दोस्तों, ये ठंडी जलधाराएं। अब उत्तरी गोलार्ध आया दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। यह कोरियोलिसिस बल के प्रभाव से होता है। ये उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं दोस्तों अपनी दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं जो हैं वो अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होते हैं। यह कोरियोलिसिस बल के प्रभाव से होता है दोस्तों। महासागरीय जलधाराओं के संचरण के सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। इस भाग में धाराओं की प्रवाह की दिशा दोस्तों मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। गर्म जलधाराएं किसकी ओर दोस्तों? ठंडे सागरों की ओर। गर्म जलधाराएं होती है दोस्तों ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं? उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। नंबर 1 उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। क्यूरोसियो की जलधारा, ये गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा, सुसीमा की जलधारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। कौन कौन सी है दोस्तों? उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा, अलास्का की जलधारा, एल नीनो, सुसीमा की जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं दोस्तों। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं के बारे में देखते हैं। क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा। कौन? क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा और अंटार्कटिका की जलधारा। कौन कौन दोस्तों? क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं किसकी दोस्तों? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा और दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। ब्राज़ील जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय गिनी जलधारा और इरमिंजर की जलधारा। ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं देखते हैं दोस्तों। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा, ये वेनेजुएला की जलधारा, कनारी जलधारा,
पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं दोस्तों। हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधाराएं हैं। हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधाराएं। दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक की जलधारा ये गर्म जलधारा है। और अगुलहास की जलधारा है, ये गर्म जलधारा है दोस्तों हिंद महासागर की। हिंद महासागर की ठंडी एवं स्थायी जलधाराएं। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ये ठंडी है दोस्तों। हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तन जलधारा है दोस्तों। सारगैसो सागर, कौन सागर दोस्तों? सारगैसो सागर, सारगैसो सी। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम, पुर्तगाली भाषा में क्या कहते हैं? सारगैसम कहते हैं दोस्तों, कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। किसके नाम पर? सारगैसम के नाम पर सारगैसो सागर रखा गया है दोस्तों। सारगैसम जड़विहीन घास है। सारगैसम कैसी है? जड़विहीन घास है। सारगैसो सागर क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग मीटर है। कितना? 11,000 वर्ग किलोमीटर है सारगैसो सागर का। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा। किसके नाविकों ने? स्पेन के नाविकों ने। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। किसके? महासागरीय मरुस्थल के रूप में सारगैसो सागर को पहचाना जाता है दोस्तों। न्यूफाउंडलैंड, क्या दोस्तों? न्यूफाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लैब्राडोर जलधारा मिलता है। किसके समीप? न्यूफाउंडलैंड के समीप। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक है। कहाँ है? न्यूफाउंडलैंड के समीप। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ प्लैंकटन नामक घास मिलती है। गर्म एवं जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ कौन सा? प्लैंकटन नामक घास मिलती है दोस्तों, जिससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। कौन सा उद्योग? मत्स्य उद्योग। जापान के निकट क्यूरोशियो की गर्म धारा तथा ओएशिबो की ठंडी धारा के जल के मिलने से वहाँ घना कुहासा छाया रहता है। कैसा? घना कुहासा छाया रहता है दोस्तों। ज्वार-भाटा टाइड्स। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। किसको? सागरी जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ये कैसे होता है दोस्तों? चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण होता है। सागरी जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरी जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। सागरी जल को ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार और नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं दोस्तों। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल
चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है। ज्वार उत्पादक बल कैसा होता है? सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। कौन? चंद्रमा दोस्तों सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। कब? अमावस्या और पूर्णिमा को। अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। कैसा ज्वार? उच्च ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा और अमावस्या को। दोनों पक्षों की सप्तमी तथा अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। कब दोस्तों? सप्तमी और अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं दोस्तों। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं। अतः इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। कब? सप्तमी और अष्टमी को दोस्तों। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार अपकेंद्री बल के, पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण दोस्तों ज्वार आता है 2 बार। सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। यहाँ 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर आते हैं। 2 बार कहाँ से? इंग्लिश चैनल से, और 2 बार उत्तरी सागर से होकर आते हैं दोस्तों। विभिन्न अंतरालों पर पहुँचते हैं। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ? महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापमान फरवरी में अंकित किया जाता है। तो महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान कब? उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त में और एवं न्यूनतम वार्षिक तापमान फरवरी में अंकित किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में आज हम यहीं तक देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।